हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारा पहला लेक्चर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सीएसई मेन एग्जामिनेशन के लिए। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड ओवरऑल इंडिया के कौन से इश्यूज हैं और उनसे कैसे डील करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए वो देखेंगे। अगर आप चाहते हो सूरज जैसा चमकना तो आपको सूरज जैसे जलना भी पड़ेगा, ये कहा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसी विचार के साथ हमारी लेक्चर सीरीज़ जो है हम शुरू करते हैं और आज जो पहला लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है इसको देखते हैं कि भारत के लिए इम्पोर्टेंस क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भारत के लिए क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू वो लेके आता है। ओके, वैसे तो आप लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जानकारी होगी इसके बारे में, क्योंकि हम प्रीलिम्स में काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, है ना। एक ओवरऑल आइडिया तो आपको हो गई, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी इन चीज़ों को दोहराऊंगा और डिस्कस करूँगा। तो आई थिंक ये आपके लिए एक रिवीजन जैसा भी हो जाएगा और ये पॉइंट्स जो हैं आप ऐसे में भी लिख पाएंगे। ऐसे में कैसे आप लिख पाएंगे कि एक क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ, एक ऐसे टॉपिक आया था, ड्रीम्स दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। तो उसमें आप एक साइंटिफिक ड्रीम भी डाल सकते हैं कि इंडिया एक लैंड ऑफ इनोवेशन बन जाए, है ना। और जो भी फॉर्डर होगा, फॉर्डर मतलब आप उसमें जो चीज़ें लिख पाएंगे वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये पूरा एनालिटिकल है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसको आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं और भी कोई भी GS3 का आंसर हो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। ओके, तो पहले पॉइंट पे आते हैं। इसमें ये है, इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इसको हम आगे STI ही बोलेंगे। ओके, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और इनोवेशन जिसको बोलते हैं नवोन्मेष, ये बहुत ही ज़रूरी है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस माने आर्थिक प्रदर्शन के लिए, और नॉट जस्ट इकोनॉमी बट सामाजिक खुशहाली के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं रोटी कपड़ा और मकान का, ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। इसमें जैसे कि अगर आप कोई इनोवेशन नहीं लाओगे, जैसे पुराने ज़माने के मकान बनाने के तरीके को ही आप यूज़ करते रहोगे, तो चीज़ें सेफ़ कैसे होंगी। जैसे अर्थक्वेक, है ना, भूकंप से बचाने के लिए भी मकान आजकल ऐसे बनते हैं जो वाइब्रेशन उसकी कम कर देते हैं, तो उससे घर गिरते नहीं हैं। ये एक इनोवेशन हो गई, है ना। तो वैसे ही जैसे और एग्जांपल लिए जाएं, CCTV, उनसे सिक्योरिटी बढ़ गई। साफ़ पानी का मिलना जो पहले कुछ जगहों पे नहीं मिलता था अभी मिलने लगा है ना। फिल्ट्रेशन टेक्निक्स जो हैं वो ईजी हो गई हैं, चीप हो गई हैं। तो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होती तो जैसे हम ऊबर, ओला और स्विगी, जोमेटो, है ना, जो आप अभी ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है ना। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं कि एक ड्राइवर है ये इस चीज़ की वजह से आर्थिक प्रदर्शन और सामाजिक खुशहाली बढ़ती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान इसलिए देना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है, ताकि जो सिटीजन्स हैं देश के, उन लोगों में एक साइंटिफिक टेम्पर आए। मतलब एक सवाल करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, जो एक नेचर होती है ना, कि आप किसी चीज़ को पे सवाल करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, है ना, और मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, या फिर ये चीज़ सही है क्या। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, जो ये जो सवाल पूछने की नेचर है ये कहाँ से आती है, अगर आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर हो। ओके, इसमें क्या होता है कि आप अपना दिमाग चलाना सीखते हैं, आप ऐसे ही किसी पे अंधा विश्वास नहीं कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि घड़ी डिटर्जेंट की ऐड आती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वैसे ही साइंटिफिक टेम्पर आपको ये सोचने की शक्ति प्रदान करेगा कि पहले आप अपने आप को समझा लो कि ये चीज़ सही है कि नहीं, और उसके बाद उसको यूज़ करो। अंधा किसी पे भी विश्वास ना करें आप, है ना। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, और ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी गई है, आर्टिकल 51A H में, आर्टिकल 51A विच इज़
ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल है। इसमें एच वाला जो है उसमें क्या लिखा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो बता रही हैं कि भारत के हर एक सिटीज़न को कहा गया है कि आप अपनी साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, देख रहे हैं आप। तो साइंटिफिक टेम्पर से हम अंधे फॉलोअर ना बने किसी के, ओके, उसी से तो विकास होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ओके। इसमें क्या लिखा है, नेट प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ समझाऊंगा कि भारत को एक ग्लोबल लीडर बनने की इच्छा है, बेसिकली एक गोल है ना, कि अच्छी बात है, गोल है कि हमारे देश का, है ना। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, नागरिक ही करेंगे, है ना। लेकिन उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो हमें ऐसे डेवलप करनी पड़ेगी कि हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएँ, पैदा कर पाएँ, ना कि सिर्फ उसको कंज्यूम करते रहें, खाते रहें। मेरा मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी और नॉलेज जो है उसका हमें प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। अभी हम कंज्यूमर बने हुए हैं, जो बाहर के लोग देश बनाते हैं, जो लोग बाहर के बनाते हैं, इनोवेट करते हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे चाइनीज़ का ही हम प्रोडक्ट कितना यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही नॉलेज और टेक्नोलॉजी का हमें प्रोड्यूसर बनना है, ओके। ऐसा नहीं होगा लेकिन कि हम उसके बाद कंज्यूम करना बंद कर देंगे, नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नेट। इसका मतलब ये है कि आप कंज्यूम तो करोगे लेकिन आप प्रोड्यूस ज़्यादा करोगे। लोग आपका नॉलेज और प्रोडक्ट खरीदेंगे ज़्यादा। आप तो ऑब्वियसली आप भी खरीदोगे लेकिन बेचोगे ज़्यादा। अब ये कैसे होगा, ये भी सवाल आपके मन में आया होगा। देखिए, मैं ब्रीफ में और संक्षेप में बताऊं तो देखिए, मेक इन इंडिया जैसे हमको मेक साइंस इन इंडिया करना पड़ेगा, ओके। या फिर एक और कीवर्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे ईज़ ऑफ डूइंग साइंस करना पड़ेगा। डिटेल में कैसे करना है वो स्टेप्स मैं आपको आगे बताऊंगा, वो आगे डिस्कस करेंगे, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आप सोचिए कि यूएसए, है ना, यूरोप, ये जो देश हैं, ये जो रीजन्स हैं, ये जो कॉन्टिनेंट हैं, ये किसी रीज़न से डेवलप्ड हैं, है ना। उन लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया हुआ है, इनोवेशन पे भी। जो STI है इस पे उन लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। तो मतलब सीधी सी बात है, अब भारत को भी करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें भी विकसित बनना है ना। और एक और चीज़ है कि आने वाले समय में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज। अब इससे क्या होगा कि बहुत सारी जो चीज़ें, जो इश्यूज आएंगे वो हमें पता नहीं अभी कैसे आएंगे। हम सिर्फ अभी उनका अनुमान लगा सकते हैं, अभी सिर्फ उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। पक्की तरीके से कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है, ओके। तो जैसे पता है कि पानी का लेवल बढ़ेगा, लेकिन उससे जो इफ़ेक्ट आएंगे वो अभी सिर्फ एक तरीके से कंजेक्चर बोलते हैं उनको, कि अभी वो सिर्फ सोचा गया है, अभी दिखा नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, अनसर्टेन, पता नहीं है इनका। तो इनसे डील करने के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी है, जो GS3 पेपर का पार्ट है, उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। जैसे बहुत सारे जो चैलेंजेस आएंगे, जैसे आप सबसे बड़ा तो यही ले लीजिए, साइबर अटैक्स, ड्रोन से जो खतरा है, इन चीज़ों से जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसको भी हम साइंस के थ्रू ही डील करेंगे, और कहीं से इनोवेशन नहीं आने वाली है, ओके। तो ऐसे ही आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर जीवन के रोज़मर्रा की चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। और जैसे अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट में कि ये सामाजिक खुशहाली में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इंडिया के लिए ओवरऑल सिक्योरिटी जो है, उसकी जो हैप्पीनेस है, जो सोशल सिक्योरिटी भी है, और जो ह्यूमन मतलब इंसानों को भी सिक्योर करना है और उनको खुश भी रखना है, तो उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ज़रूरी पार्ट जो है प्ले करता है ना। सीधी सी बात है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। सो इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखें तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि भारत और उसके निवासियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट, माने निवेश किया जाए, और बहुत एक मिशन मोड में, एक ध्यान से उसको चीज़ को अकाउंटेबल बना के फॉलो करना है, ताकि रिजल्ट्स जल्दी आएँ और भारत ही विकसित होगा, उसमें हमारा ही फ़ायदा है, राइट। तो अब हमने देख लिया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भारत के लिए क्या ज़रूरत है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में और इंडिया का रिलेशन देखते हैं। चलिए,
तो अगले टॉपिक पे आते हैं, भारत और उसका डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भारत के अंदर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम जैसे आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, ये एंशियंट इंडिया से हमारा पार्ट रहा है, हम तब से इसमें इनोवेटिव रहे हैं और बहुत डेवलपमेंट हुई है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है ज़ीरो का। ओके, ये मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है, इसकी मतलब कोई तुलना ही नहीं है। तो ये हमने दिया था, और ये कैसे प्रूव हुआ है, एक भगशाली मैन्युस्क्रिप्ट है, उसके थ्रू ये, माफ़ कीजिएगा, भगशाली मैन्युस्क्रिप्ट है, उसके थ्रू ये प्रूव हुआ है। उसकी हमने कार्बन डेटिंग करवाई थी, ये प्रीलिम्स में कोर्स में आई थिंक आपने पढ़ा होगा, कार्बन डेटिंग कराई थी, तो उसके थ्रू प्रूव हुआ है कि ये भारत से ही आया है। ओके, तो और भी जैसे है एंशियंट इंडिया में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं। अभी रिसेंटली पिछले 100 सालों में अगर देखा जाए तो सी वी रमन, एस एन बोस और श्रीनिवास रामानुजन, तो इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं, है ना। उसके बाद अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, जिसने हमें सेल्फ रिलायंट बना दिया था। ओके, इसरो जो है कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशंस बना रही है, जो जैसे मार्स ऑर्बिटल मिशन था, ओके, चंद्रयान है, इन मिशंस को इतना सस्ता बनाया गया है कि दूसरे देश हैरान हो गए हैं, सीधी सी बात है ना। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, ये सब हम डिटेल में देखेंगे सेक्शन वाइज, जब इसका सेक्शन आएगा वो देखेंगे हम। ये जब कंट्रीब्यूशन जो एक पूरा सेक्शन है, आपने अगर इंट्रोडक्शन देखा हो तो उसमें पूरा एक सेक्शन है, उसमें हम ये डिटेल में देखेंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक ब्रीफ में, संक्षेप में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि ये तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन। लेकिन अभी देखिए, पास्ट की जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उन पे हम नहीं टिके रह सकते। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, और इंडिया के लिए ज़रूरी भी है कि हम इस रेस में पीछे ना रह जाए ना। तो ये कैसे किया जाए, ये मैं जस्ट आपसे एक जनरली डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बना रखी हैं, स्कीम्स बना रखी हैं, ओके, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। उससे पहले आई थिंक ये जो है ये डिस्कस होगा आगे, और जो और क्या किया जा सकता है एक्स्ट्रा, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। उससे पहले एक बार थोड़ा ये देख लेते हैं कि अभी हमारी क्या स्थिति है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब देखिए, पहला पॉइंट ये है कि देखिए, जैसे प्राइवेट कंपनीज या फिर जो एमएनसीज होती हैं, है ना, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इन्होंने यहाँ पे एक सेंटर्स बनाए, रिसर्च सेंटर्स। ओके, वो इतने बना दिए हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट जो CSIR, जो गवर्नमेंट की एक आर्म है, CSIR, फिर इसरो, इनके रिसर्च सेंटर्स को उन्होंने सरपास कर दिया है। ये देखिए, ये ऑफिशियल नंबर है, इतने एग्जिस्ट करते हैं 2019 तक। ये प्राइवेट वाले ने सेटअप किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इन लोगों ने अपनी कंपनी में से पैसा लगा के यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट किया है। ओके, ये तो है ही फ़ायदा, ये फ़ायदा तो उनका है ही कि इन लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी दी है, फिर रोज़गार दिया है। लेकिन इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है। ये बहुत अच्छी एक बात है कि प्राइवेट का आप पॉजिटिव एज ए एग्जांपल इसको यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी, कि प्राइवेट पैसा जो आया है उसने इंडियन स्टार्टअप्स को भी हेल्प किया है, और एक अपने भारत को एक रिसर्च बेस बना दिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपकी सहूलियत के लिए जस्ट एक फैक्ट है, या आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कि इंडिया का रैंक 6 है साइंटिफिक पब्लिकेशंस में, 10 है नंबर ऑफ पेटेंट्स पब्लिश्ड में, और 52 रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में। ये सिर्फ एक फैक्ट है, इसको आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब भारत के वैज्ञानिकों ने काफ़ी की रोल प्ले किया था इंटरनेशनल ब्रेक थ्रूज में। कैसे एग्जाम्पल है उसका, एक जो मैं आपको बताना चाहूँगा, 2017 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था उस चीज़ को, ग्रेविटेशनल वेव्स। इनकी डिस्कवरी में इंडियन साइंटिस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल है। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो, जो एक USA में स्थित है। इसके अंदर भी यहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार मर्जर जो मिलता है, वो जब
तो उसकी डिस्कवरी जो थी उसमें इंडियन साइंटिस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में कोटेड है। ओके, और आपको ये तो पता ही होगा कि भारत में जेनेरिक मेडिसिन का कितना प्रोडक्शन होता है और इसकी वजह से कितनी लाइव्स बची हैं, कितनी ज़िंदगियां बची हैं, ना जस्ट भारत में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में कई सारे प्लेसेस में, जैसे अफ्रीका आप ले लो, साउथ ईस्ट एशिया ले लो, यहाँ पर हमारी प्रोड्यूस्ड जेनेरिक मेडिसिन ने जानें बचाई हैं। और ये कैसे हुआ है? ड्यू टू इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास उनको सस्ते में बनाने की मशीनें हैं, सीधी सी बात है ना। अब देखिए, स्पेस सेक्टर की बात करें तो कितना भी बात कर सकते थे, ये बहुत है बात करने को इसमें, लेकिन मैं कैसे बताऊं। अभी आपको देखिए, भारत में जो काम इतना हुआ है ना, उसकी वजह से भारत की बहुत इज्जत बढ़ गई है। मुट्ठी भर लोग ऐसे लोग हैं जो इंडिया जैसा स्पेस सेक्टर में कम अपनी इज्जत रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ग्रोथ ही इतनी करी है। जैसे SLV रॉकेट लॉन्चिंग का जो होता है, उससे ग्रोथ हुई ASLV, ओके, PSLV, GSLV, ये सब लॉन्च व्हीकल, ये जो है, ये सब प्रीलिम्स में आपने आई होप पढ़ा होगा। तो ये जो ग्रोथ हुई है, ये इतने अच्छे से हुई है, और ये वो भी विदाउट सम इंटरनेशनल सपोर्ट, ये हमने खुद ही करी है। ओके, फिर अभी जैसे अभी हमने देखा है कि जो MOM मार्स का मिशन था, चंद्रयान है, ओके, चंद्रयान 1, ये सब इतने सस्ते में किया गया है कि पूरी दुनिया हैरान है। और अभी 1-2 साल पहले आपने देखा होगा 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च हुई थी। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने ये किया है विदाउट एनी सपोर्ट, और ये सब हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने किया है। बहुत अच्छी बात है ये। और ऊपर से अभी फाइनेंशियल ईयर 21, यहाँ ये ख़त्म होने से पहले 36 प्लान्ड हैं स्पेस मिशंस, लॉन्च मिशंस इसरो द्वारा। तो सोचो, ये बहुत बड़ा नंबर है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सब जो है, इसकी वजह से इंडियन स्पेस सेक्टर की बहुत रिस्पेक्ट होती है और बहुत डिमांड भी है। हम बहुत कंट्रीज़ की सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। ओके, अब देखिए, इनोवेशन की अगर बात करें तो भारत के पास एक ये बहुत बड़ा उपलब्धि हो गई है कि हमारे यहाँ लार्जेस्ट इकोसिस्टम हो गया है, नंबर 3 पे। ये इनोवेशन रिलेटेड है, लेकिन साइंस एंड टेक, जैसे मैंने आपसे बात करी थी ऊपर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अब एक साथ ही बात होगी। ओके, ये भी हम देखेंगे आगे क्यों। तो अभी आपको एक फैक्ट बताऊं तो 2018 तक भारत में 50,000 स्टार्टअप्स थी ऑलमोस्ट, जो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से डिफाइंड होती हैं। और हर रोज़ 2 से 3 स्टार्टअप रोज़ रजिस्टर हो रही हैं। कितनी अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, है ना। आत्मनिर्भर भारत से रिलेट कर सकते हो आप इसको। अभी अगर बजट की बात करें तो भारत सरकार ने आज तक का सबसे बड़ा बजट एलोकेशन किया है, 6,302 करोड़ का। किसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो इससे बड़ी उसको इम्पोर्टेंस क्या होगी, है ना। लेकिन एक इशू अगर आपने देखा हो, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, तो ये भी है कि हमारी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो अभी भी कम है। GDP जो होता है उसके हिस्से के हिसाब से 0.6 to 0.8% है, और ये बहुत कम है। पिछले 2 दशकों से ये चीज़ चलती आ रही है कि हमारी मैक्सिमम पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है 0.8 से ऊपर नहीं जा रही है, GDP का पार्ट। ओके, इसको आप याद कर सकते हैं, अच्छा फैक्ट है, इसको कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये देख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि चुनौतियां क्या हैं भारत के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में, या प्रॉब्लम्स क्या हैं इंडियन साइंटिफिक टेम्पर या फिर एटीट्यूड में। तो ये कोई भी आपको कैसे भी सवाल पूछे, आप इसका आंसर लिख सकते हो। ये इन दोनों के लिए अप्लाई होगा, इसलिए मैंने ये ऐसे टॉपिक बनाया। ओके, तो पहले पॉइंट पे चलते हैं, फंडिंग। अब ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, लेकिन इसमें जो इश्यूज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जैसे अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, कम फंडिंग का एक इशू है। जैसे 0.6 to 0.8% GDP का ये हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट कैसे है? एक तो पब्लिक, एक प्राइवेट, और एक फॉरेन से।
ये प्राइवेट जो है ये इंडियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंडियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या थर्ड टियर गवर्नमेंट जो है हमारी वो करती है। ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है देश के नागरिकों से वो भी कम है, जो कंपनियां वगैरह हैं वो भी कम R&D बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च में कम इन्वेस्ट कर रही हैं, जो कि लगभग 0.2 के आसपास है। ओके, और किसका? GDP का। ये फिगर है 0.6 से लेके 0.8 तक GDP का। ओके, अब देखिए विदेश में मान लो जो विदेशों से पैसा आ रहा है, मान लो वो कंट्री सब में बट रहा है, तो इंडिया में जितना आता है टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो विदेशों में होती है, ओके, सारी दुनिया में जो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें से भारत के पास सिर्फ 3% आती है। और अगर यही कंपेयर करना हो तो चाइना के पास 17% आती है। देख रहे हैं आप, 17% चाइना खींच लेता है, हम सिर्फ 3% खींच पा रहे हैं। और अगर इसको कंपेयर करना है पब्लिक वाले को तो USA में 2.8% ऑफ GDP इन्वेस्ट होता है, चाइना में 2.1 है, कोरिया जो है सबसे ज़्यादा है उसमें 4.2 के आसपास। तो आप ये देख रहे हैं कि फंडिंग में कितने इश्यूज हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है सिस्टमिक सॉरी। इसका मतलब सिस्टम जो बना हुआ है उसमें क्या इश्यूज हैं। सिस्टेमिक मतलब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो हमारे प्रोसेस बने हुए हैं, जैसे काम होता है, उसमें क्या है प्रॉब्लम्स। अभी देखिए एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग या फिर रट्टाफिकेशन जिसे कह सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पे फोकस है ना। ये क्लियर हुआ कि नहीं, वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ कि नहीं, ये नहीं कि आपने क्या सीखा। आपकी क्रिएटिविटी का क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ पता नहीं है। बहुत ऐसे कम कॉलेजेस और स्कूल हैं जो इस पे फोकस कर पाते हैं। वो भी कम क्यों है? बिकॉज पॉलिसी ऐसी नहीं है। तो इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लाई गई है। ओके, तो फोकस किस पे करना है? क्रिएटिविटी पे। ओके, थोड़ा दिमाग खुले, एक साइंटिफिक टेम्पर बनाया जाए। ओके, सवाल पूछने की आदत वो। दूसरा क्या हो रहा है कि हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा पुराना हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। ओके, अभी भी काफ़ी किताबें हैं जो 2006 की हैं या 2000 उसके बाद अपडेट ही नहीं हुई हैं, कुछ कुछ हुई हैं, बट ऐसा क्या है कि ये जो है बहुत लेट रिवाइज होता है, काफ़ी टाइम बाद रिवीजन होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन जो है समय के साथ, अभी तो बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी बदल रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, ओके, जैसे उसके बाद बिग डेटा हो गया, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत बेसिक लेवल पे स्कूलों में पढ़ानी जानी चाहिए। ओके, अभी इसी में एक चीज़ होती है कि हमारे जो बहुत होनहार लोग जो हैं वो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर जाकर नौकरियां कर रहे हैं, बाहर के देशों को विकास में मदद कर रहे हैं। तो यही जो थ्योरी है ब्रेन ड्रेन की, थ्योरी क्या है, ये तो अब सच्चाई है। ओके, तो ब्रेन ड्रेन जो है इससे हमारा जो एकदम बेस्ट टैलेंट है वो बाहर जा रहा है, और इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। ओके, आखिरी पॉइंट जो इसमें मैं बताना चाहूँगा ये है यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री, इनके बीच में जो ये लिंक है, जो ये कड़ी है, ये है ही नहीं एक तरह से। अब इससे क्या होता है, या ये कमज़ोर है आप कह सकते हैं। इससे क्या है, क्योंकि देखो इंडस्ट्री जो है पैसा लगाएगी, यूनिवर्सिटी क्या है, यहाँ पे एक्चुअल स्टूडेंट है, यहाँ पे उनके पास टाइम है करने को। जॉब में जाके आप क्या रिसर्च करोगे? अगर आप जॉब ही रिसर्च का लोगे तो बात अलग है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ही बच्चों के पास असली में टाइम होता है ना। तो क्या कर सकते हैं कि अगर इनकी लिंकेजेस सही नहीं है तो यूनिवर्सिटी जो रिसर्च कर रही है वो इंडस्ट्री लेगी नहीं, है ना, तो फिर वो वेस्ट हो रहा है। तो रिसर्च जो है वो एक तरीके से इकोनॉमिकली हमको इफेक्ट नहीं कर रही है पॉजिटिवली। मतलब अगर हम कुछ बना रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है कोई आम आदमी, तो वो चीज़ बिकेगी नहीं, बिकेगी नहीं तो कोई बेचेगा नहीं, बेचेगा नहीं तो कोई बनाएगा नहीं। तो ऐसे सब ये लिंक होता है इकोनॉमी का, तो ये आपको पता ही होगा। तो इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी में कोई लिंक ही नहीं है।
जैसे आप मान लो आईटी का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जैसे क्लाउड स्टोरेज जो है उसका बहुत चल रहा है। ओके, अब यूनिवर्सिटी यहाँ पे भारत में उसमें कुछ इनोवेट करेंगी तो अच्छा है, अगर नहीं करेंगी तो फिर इंडस्ट्री कोई लेटेस्ट चीज़ यूज़ नहीं कर पाएगी, कस्टमर को कुछ लेटेस्ट मिलेगा नहीं। तो अगर इंडस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ को बताए कि हाँ हमको इसमें चाहिए, आप इसमें रिसर्च करो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। क्या इम्प्रूव हो जाएगा कि जो विश्वविद्यालय बना रहा है वो एक्चुअली में एक आम आदमी इस्तेमाल कर पाएगा। इसका थोड़ा सा मैं आपको नेगेटिव भी बता देता हूँ कि इंडस्ट्री जो चाहती है हमेशा वो सही नहीं होता, क्योंकि समाज के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री प्रॉफिट पे चलती है, तो वो उसी चीज़ में पैसा डालेगी रिसर्च में भी जिसमें प्रॉफिट मिल रहा हो। तो इसके लिए फंडिंग अब गवर्नमेंट से आनी चाहिए, तो ऐसा होता है। तो ये बैलेंस बना के चलना है, और ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में करनी चाहिए। ओके अगले पॉइंट पे आते हैं, क्वालिटी पे। गुणवत्ता किसकी? रिसर्च की, साइंटिफिक रिसर्च की। अब यहाँ पे जो हम रिसर्च करते हैं उसका जो रिजल्ट निकलता है, ओके, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा है। जो हो रहा है उसकी क्वालिटी भी लो है। अब ऐसा क्यों है, आप सोच के देखिए। वो एजुकेशन सिस्टम का इशू है, ये इससे लिंक होता है। कहीं ना कहीं जो हमारा एग्जामिनेशन के प्रति जो इतना फोकस है और जो सिलेबस थोड़ा पुराना है, उससे क्या होगा, रिसर्च भी अच्छी नहीं होगी। और ये भी आप ये फैक्टर ले लीजिए, है ना। तो ये भी है। तो इन चारों से जो नेक्स्ट स्टेप, लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि क्वालिटी कम आएगी। जो रिसर्च होगी वो अच्छी नहीं होगी या फिर क्वालिटी की नहीं होगी। ओके, इसका रीज़न एक और ये है कि क्वालिटी टीचर्स नहीं है। ओके, जो अच्छे से रिसर्च करवाएं, अच्छे से खुद उन्होंने रिसर्च करी हो, तो ऐसा जो एक बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव चेन बनती है कि अगर टीचर एक्सपीरियंस होगा, स्टूडेंट को अच्छा सिखाएगा, फिर वो बना आगे, अगर वो बनना चाहे टीचर या फिर कहीं पे भी जाके काम करेगा तो वो अच्छा काम करेगा, उसके नीचे जो लोग होंगे वो अच्छा रिसर्च कर पाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक तरह से अभी मिल नहीं रही हैं भारत की तरफ से, या हम उन चीज़ों से डील नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रेगुलेटरी। इसका मतलब बेसिकली ये है कि भारत में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जो एक तरीके से इंसान के राइट्स हैं जो वो इनोवेशन करता है, ओके, इसमें ये कमज़ोर है एक तरीके से, ये अच्छे से लागू नहीं किया जाता। तो इससे क्या, कोई भी किसी का इनोवेशन चोरी कर लेता है और पैसे आपको पता ही, अब क्या बोलूँ, पैसे दे के निकल भी जाता है। तो इससे क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये नई चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचते हैं, और रिसर्च में भी और तो और सोचेंगे, है ना। दूसरा ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी का, वो साइंटिफिक नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेटिक है। मतलब क्या कि रूल्स फॉलो बहुत करने हैं, थोड़ा सा जल्दी चीज़ें करने का आदत नहीं है, रेड टेपिज्म आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाती है ना। उसके बाद यही, जैसे मैंने आपको एक यहाँ पे देखिए ना, यूनिवर्सिटी और इंडिविजुअल वाला जो ये समझाया, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे, ये वाला जो अभी यहाँ पे समझाया, वही यहाँ पे भी एक लिंक है जो अच्छे से नहीं बना हुआ है। वो लिंक है ब्यूरोक्रेट और साइंटिफिक या साइंटिस्ट के बीच में। इसमें क्या है कि पॉलिसी बनाने की बात हो गई अब यहाँ पे। अब साइंटिस्ट अगर कुछ अपनी रिसर्च करेगा या फिर उसको 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, फिर वो ब्यूरोक्रेट को या फिर गवर्नमेंट को कुछ रिपोर्ट देता है या फिर एक एडवाइजरी देता है, तो वो फॉलो नहीं होती है, या फिर वो फाइल दबी की दबी रह जाती है। ओके, मतलब प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है। तो ये सब इश्यूज आते हैं। और फिर एक और चीज़ हो गई कि रेगुलेशन में मतलब ऑटोनॉमी नहीं है लोगों को या डिपार्टमेंट्स को। इसी पॉइंट से लिंक्ड है ये सेकंड पॉइंट से, कि ब्यूरोक्रेट कंट्रोल बहुत है ऊपर। जो टॉप लेवल पे, जो पिरामिड के टॉप लेवल पे देखिए, जैसे कोई डिपार्टमेंट होता है तो उस पे जो बैठा है, या कोई जनरलिस्ट बैठा होगा, लेकिन यहाँ पे कौन बैठना चाहिए, एक स्पेशलिस्ट बैठना चाहिए ना। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो सिर्फ ऊपर नहीं, पूरे डिपार्टमेंट में। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायर्ड, वो तो रिक्वायरमेंट होती है ब्यूरोक्रेट की, तो उनको सपोर्टिव सिस्टम में रखिए,
है ना। बट मेजर डिसीजन मेकिंग जो है वो एक इसके साथ रखना ही पड़ेगा, जिनमें इनका मेन पार्ट हो। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके आगे जब आते हैं जो थोड़े मिसलेनियस से इश्यूज हैं, जो मैं कहीं कैटेगराइज करना ज़रूरी नहीं समझा, मतलब सही नहीं समझा, वहाँ पे कैसे देगा। अभी देखिए भारत में थोड़ा जो कल्चर है वो भी थोड़ा ऐसा ही है कि हम फेलियर को ना बहुत नेगेटिव बना देते हैं। ओके, फेलियर हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, मतलब ज़िंदगी में ही वो बंदा हार जाएगा। ऐसे आप बहुत देखते होंगे। अभी जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी है, अगर आप थोड़े से अटेम्प्ट में चूक जाते हैं तो आपको पता है रिलेटिव्स को जवाब देते हुए कितना अजीब लगता है ना, कैसे जज करते हैं। तो पॉइंट वही हो जाता है कि भारत में कल्चरली हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि फेलियर इज़ एक्सेप्टेड, मतलब हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो गया आप दोबारा ट्राई कर लो। ये है नहीं, बहुत कम लोगों का है। तो इसलिए बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते, कोई रिसर्च करने का स्टार्ट ही नहीं करते, कोई इनोवेशन करने को मन ही नहीं करता उनको। तो इस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनके पीछे बहुत जनता जाती है। रिस्क नहीं लेने का मूड है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है ना, क्या करोगे। यूएसए यूरोप में क्या है, वहाँ पे जितनी जल्दी चीज़ स्टार्ट कर सकते हो उतनी जल्दी आप बंद करके निकल भी सकते हो। यहाँ पे एक और वो इशू आ जाता है रेगुलेटरी में, अगर आप एक और इशू चाहें तो क्लोजिंग ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो बिट डिफिकल्ट, लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, ये भी एड्रेस किया जा रहा है, GS3 में आप पढ़ेंगे तो ये भी एड्रेस किया जा रहा है। ओके, इनोवेशन के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, वो उससे रिलेटेड है। ओके, एक और चीज़ जो थोड़ा है कि साइंटिस्ट जो हैं वो इतना खुल के आगे आके बोलते नहीं हैं। उसके बहुत रीजंस है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन फैक्ट क्या है कि आगे आके बोलते नहीं है वो। तो कई बार इससे क्या होता है कि आपने देखा होगा कोई भी पॉलिटिशियन कुछ भी बोल के चला जाता है, उसके खिलाफ कम्युनिटी कुछ बोलती क्यों नहीं, है ना। तो वो इसीलिए नहीं बोलती क्योंकि कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। ओके, अब इसके रीज़न जाने दीजिए, लेकिन कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है, ये एक फैक्ट है। तो बेसिकली पॉलिटिशियन कुछ भी आके बोल देता है, पॉपुलर मिथ को भी साइंस की तरह, और साइंटिफिक कम्युनिटी कुछ बोलती नहीं है। ओके, एक आखिरी पॉइंट इसमें यह है कि एक कीवर्ड मैं यहाँ आपके लिए लाया हूँ कि लैब टू लैंड। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा लंबा है इंडिया में। मतलब अगर CSIR कुछ बनाने का सोच रही है तो एक इंसान के हाथ में, आम आदमी के, या जिसके लिए उन्होंने वो चीज़ बनाई है, उसके हाथ में जाते जाते वो टाइम जो है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से लैब से CSIR हो गया, इसरो हो गया, ओके, CSIR में बहुत सारी लैब्स आती हैं डिफरेंट टाइप्स की, तो वहाँ से एक इंसान के हाथ में जाने तक, ओके, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे क्या होता है, इंडस्ट्री भी इन्वेस्ट करने का मन नहीं करता, क्योंकि ये प्रोसेस ही जब इतना लंबा है, तो अगर इंडस्ट्री भी कुछ नया बनाएगी तो इंसान तक जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा। तो उससे क्या होता है, दो चीज़ें, एक तो पहले लोग एक तरह से हार मान जाते हैं कि यार ये तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, उनको इनोवेशन नहीं मिल पा रही है। ओके, तो ये थे चैलेंजेस डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के भारत में और साइंटिफिक टेम्पर के साथ। तो कैसे भी आपको पूछा जाए आप ये इशू लिख सकते हो। और ये देखो, अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने ये आपको एक स्ट्रक्चर में समझाया है, मैंने ऐसे पॉइंट वाइज नहीं ले गया कि मैंने आपको 10 पॉइंट समझा दिए। तो मेरा ये इंटेंशन रहेगा हर लेक्चर में कि आपको चीज़ें ऐसे समझाई जाएं ताकि आप एक स्ट्रक्चर में सोच सको, और ये स्ट्रक्चर आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्कीम में या फिर इंडिया के किसी भी इशू में आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन ले लो, है ना, नॉर्मल एजुकेशन, उसमें फंडिंग का इशू आ गया, सिस्टमिक इशू। देखो एजुकेशन के 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, क्वालिटी आप देख सकते हो, रेगुलेशन का आप लिख सकते हो, ये जैसे मैंने यहाँ पे साइंस से रिलेटेड लिया, आप एजुकेशन से ले सकते हो, ऐसे ही आप हेल्थ में भी लगा सकते हो। तो ये आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। ये एक आपके लिए फ्रेमवर्क हो गया, इसको या फिर आप टूल बोल सकते हो, या फिर आप एक थिंकिंग हैट बोल सकते हो, टोपी, ठीक है, थिंकिंग हैट। तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया है। बस आप देखना, अभी आप एग्ज़ाम में कोई नए सब्जेक्ट से डील करोगे, माफ़ कीजिएगा सब्जेक्ट से नहीं, एक टॉपिक से डील करोगे, तो आपको पता चलेगा कि सोचना कैसे है। और सोचना अगर आप स्ट्रक्चर वे में करोगे तो आपके बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पे इश्यूज पढ़ लिए, है ना, चैलेंजेस क्या हैं। तो अब करना क्या चाहिए, तो वे फॉरवर्ड क्या है, सॉल्यूशंस क्या हैं, आंसर्स क्या है। प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली, तो इसको भी मैंने देखो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हैं और एडिशनल स्टेप्स और हम क्या ले सकते हैं। गवर्नमेंट स्टेप्स क्या होते हैं, यूजुअली स्कीम्स होती हैं और पॉलिसीज होती हैं। एडिशनल स्टेप्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो देखो ऐसे स्ट्रक्चर में सोचो हर चीज़ को। जब ऐसे सोचोगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा एग्जाम में जाते हुए। और वही है, कॉन्फिडेंस का ही आधा खेल है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी कोई नया सवाल आएगा ना, और बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस स्ट्रक्चर में सोचना है। जैसे ये है, ये मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया, फंडिंग, सिस्टमैटिक इश्यूज, क्वालिटी, रेगुलेटरी इश्यूज और अदर इश्यूज। अदर इश्यूज में आप कुछ भी रैंडम तो नहीं लिखोगे, लेकिन हाँ वो चीज़ लिख दोगे जो ऊपर की चीज़ों में बैठ नहीं रही होगी। ओके, अभी जैसे ये है, ये भी एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया। ओके ओके, तो गवर्नमेंट एफर्ट्स में पहला देखते हैं स्कीम्स जो हैं। स्कीम्स देखिए, अब यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज ये प्रीलिम्स का पार्ट है, बट यहाँ मैं ब्रीफ में आपको ऐसे आपको एक स्नैपशॉट दिया है। और मुझे ये उम्मीद ज़रूर है कि आपने प्रीलिम्स में अच्छे से पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ाया है कोर्स में। ओके, तो मैं यहाँ सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम मेंशन करूँगा। ओके, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो, ओके, इम्प्रिंट इम्प्रेस अटल इनोवेशन मिशन, न्यू IPR पॉलिसी लाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टार्टअप इंडिया है। तो ये सब स्कीम जो हैं ये आप लिख सकते हो। इसको आपको मेन में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होता है। मेन के आंसर में, मेन एग्जामिनेशन के आंसर में आपको सिर्फ इनको मेंशन करना होता है। ओके, दैट ये गवर्नमेंट स्टेप्स लिए गए हैं। ओके, आंसर ऐसे लिखना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉलिसीज़ में ये चीज़ जो है ये सिर्फ प्रीलिम्स में मेंशन होती है, बट डिटेल में हम यहाँ पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताऊँ तो मैंने यहाँ पे भी स्ट्रक्चर कर दिया है, फंडिंग, ह्यूमन पार्टिसिपेशन, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो पॉलिसी को भी मैंने डिवाइड कर दिया है इस तरीके से। ओके, तो पहला पॉइंट ये है, अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलिसी चाहिए क्यों थी। अभी देखिए, इनोवेशन जो होता है उसका मतलब ये है, देखिए एक ये बहुत एक लिंक मैं आपको बता रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बीच में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इनोवेशन में कब बदल जाता है। देखिए, जब कोई सोल्यूशन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको दे रही है वो आप सक्सेसफुली, पॉजिटिवली आप विज्ञान को और प्रौद्योगिकी का जो आउटपुट आ रहा है, ओके, उसको आप पॉजिटिवली इकोनॉमी में यूज़ कर पा रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला था कि लैब टू लैंड, जब ये फंडा अभी हमने ऊपर देखा तो इसमें क्या देखा कि एक इंसान के हाथ में वो टेक्नोलॉजी जानी चाहिए ताकि वो इसका इस्तेमाल कर पाए। ओके, और अर्थव्यवस्था में उसका फ़ायदा हो पाए। ओके, तो इनोवेशन का मतलब है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सोल्यूशन जो हैं वो सक्सेसफुली इकोनॉमी में यूज़ हो रहे हो। जैसे एक फेमस एग्जांपल है जिसमें मूवी भी बनी है, पैडमैन। उसमें जो मिस्टर मुरुगनंथम थे, उनका जो था इनोवेशन था वो सैनिटरी पैड्स की जो मशीन उन्होंने बनाई। ओके, वो एक इनोवेशन है। ओके, और हमें क्यों ये पॉलिसी चाहिए, क्योंकि देखिए लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट दशक में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी इनोवेशन को। लेकिन भारत सरकार ने 2010 से लेके 2020 को डिक्लेयर कर दिया है डेकेड ऑफ इनोवेशन। ओके, तब से हमें इनोवेशन को पॉलिसी में इंक्लूड करना पड़ा, इसलिए इसका नाम है इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। ओके, इस पॉलिसी से अब देखिए एक और एम है, क्यों इसके रीज़न आए। एक तो एक ये रीज़न था, एक इस दशक को डिक्लेयर किया वो। तीसरा ये रीज़न है कि भारत को एक नॉलेज बेस इकोनॉमी बनाना है। ओके, ताकि हम चीज़ें प्रोड्यूस करें, जैसा मैंने ऊपर बात करी है, एक नेट प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज। तो वो बनाने के लिए भी ये पॉलिसी ज़रूरी थी। ओके, चलिए अब ना इस पॉलिसी को देख लेते हैं फटाफट। देखिए, फंडिंग को इंक्रीज़ करना है पहले तो 2% के लिए। अब ये कैसे करेंगे, सोचिए आप। मैंने ऊपर आपको थोड़ा सा बताया कि पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन फंडिंग होती है।
तो हम प्राइवेट को कैसे लाया जाए? अभी देखिए सरकार पैसा लगाएगी लेकिन हर जगह तो नहीं लगा सकती ना, प्राइवेट हर जगह कर सकता है। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या रहता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के साथ इसको बढ़ाया जाएगा। ओके, अब सेकंड इसके अंदर एक और पॉइंट है, सब पॉइंट, कि एक फंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन रखी बनाई जाएगी। लेकिन ये क्यों करेंगे? इसके लिए क्या होगा, ये एक फाउंडेशन है तो ये फंडिंग देगी इन्वेस्ट करने के लिए। और किस में? यही पीपीपी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ बात हुई है इनमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सरकार का एम है कि अप्रॉक्सीमेटली 66% ज़्यादा लोग आएँ 5 साल के अंदर अंदर। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 66% लोग बढ़ जाने चाहिए 5 साल के अंदर अंदर। और एक स्पेशल फोकस रहेगा औरतों पे, उनका पार्टिसिपेशन पे, और उनके लिए सहूलियत हो कि वो आ सकें इस फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में। और ऊपर से डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ओके, तो ये हो गई फंडिंग, ये हो गया ह्यूमन पार्टिसिपेशन। अब आते हैं प्राइवेट पार्टिसिपेशन पे। इसमें क्या है कि 10 सेक्टर को ऐसा आइडेंटिफाई करेंगे और उनके ऊपर फोकस करेंगे, उनको और डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा, अभी इसमें फेवरेबल प्रोक्योरमेंट भी लाया जाएगा। तो 10 सेक्टर होंगे, उनको फोकस के हिसाब से उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, उनको लोन्स दिए जाएंगे ताकि उनका डेवलपमेंट हो। फेवरेबल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भी रखी जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी और देश ने और भारत ने एक ही प्रोडक्ट बनाया सेम टू सेम, तो भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो पॉलिसी के हिसाब से, ये जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है इसके हिसाब से दूसरे देश का नहीं बल्कि भारत में जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है उसको अपने डिपार्टमेंट में यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको फेवरेबल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बोलते हैं। ओके, अब आईपीआर। अब इसमें क्या है, ये तो थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं कि जो भी पीपीपी ऊपर जो हमारी बात हुई है वहाँ पे जो गुड्स जनरेट होंगे, ओके, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन होगी। एनजीओस को इंक्लूड किया जाएगा, ग्रास रूट लेवल पे इनोवेशन रखा जाएगा। ओके, उसको सपोर्ट किया जाएगा ग्रास रूट लेवल पे, जो विलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल सोल्यूशंस होते हैं ना, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा रादर देन कोई बड़ा सोल्यूशन ही देखना है हर बार। ओके, इसमें एक और छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ये पॉलिसी के हिसाब से हमारा एक एम रहेगा कि इंडिया को टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक पावर्स में रखा जाए। क्या? टॉप 5 ग्लोबल, इंटरनेशनली मतलब साइंटिफिक पावर्स में। जैसे पॉलिटिकली सुपर पावर होता है ना, जैसे यूएसए एक सुपर पावर है माना जाता है, एक अकेला नहीं रह गया है बट जैसा बोला जाता है, तो वैसे ही ग्लोबल साइंटिफिक पावर में इंडिया को गिना जाए। ओके, एक और चीज़ जो है इसमें कि ये पॉलिसी का गोल है कि एक सृष्टि नाम का एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो नहीं कह सकते इसको, एम है ये। सृष्टि का मतलब क्या है? SRISHTI, ये इसकी स्पेलिंग है। इसका मतलब ये है कि साइंस रिसर्च इनोवेशन सिस्टम फॉर हाई टेक्नोलॉजी लेड पाथ फॉर इंडिया। वैसे आपको सृष्टि का मतलब पता होगा, निर्माण, तो इसका मतलब ये है कि हमें भारत को ऐसे निर्माण करना है, ये गोल है, ये विजन है। ओके, सृष्टि मैं फिर से बोल देता हूँ, साइंस रिसर्च और इनोवेशन सिस्टम बनाना है फॉर हाई टेक्नोलॉजी लेड पाथ फॉर इंडिया। मतलब साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, मतलब हाई टेक्नोलॉजी, HT का मतलब हाई टेक्नोलॉजी, मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पाथ बनाना है भारत के लिए। ओके, सो ये दो इसके एम है एक तरीके से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है? अब देखिए, कोई भी यूपीएससी में सवाल जो होता है वो उसके हमेशा क्रिटिसिज्म बहुत सवालों में पूछते हैं, तो उसके बिना आंसर कंप्लीट नहीं होता है। चाहे आपसे पूछा भी ना गया हो, आप 2 लाइनों में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हर चीज़ का लिखें कंक्लूजन में भी कि इस चीज़ में ये कमी है, लेकिन
भारत सरकार ने स्टेप्स उठाए हैं या फिर हम और स्टेप ले सकते हैं इस काम को या इस चीज़ के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को हटाने के लिए। चलिए अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि देखिए जो पॉलिसी है ये 2013 की, ये कहती है कि हमें सबका विकास चाहिए और सबके लिए सस्ते में इनोवेशंस जो हैं और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलने चाहिए। लेकिन मैंने जैसा आपको ऊपर बताया था यहाँ पे कि जो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का जो लिंकेज है ना, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इंडस्ट्री वही चीज़ पे फोकस करेगी जिससे प्रॉफिट आए, है ना। तो यहाँ पे वही इशू आता है कि हम चाहते तो हैं सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये GS3 में टॉपिक भी है देखिए। तो सबका तो विकास चाहिए, लेकिन क्या हो गया कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर से ये चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे, है ना, उनसे उम्मीद रखोगे, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसी में डालेगा जिसमें उसको प्रॉफिट निकलेगा, है ना। तो अगर इतना फोकस आप प्राइवेट पे कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वैसे तो हम चाहते हैं कि बहुत लोग आएँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वुमेन पे और ठीक है डिफरेंटली एबल्ड पे और डिफरेंट बेसिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनके ऊपर भी फोकस है कि वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना रोल प्ले करें, है ना, वो भी भाग लें, उनके लिए भी ऐसा इन्वायरमेंट बने कि वो आना चाहें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च में। ओके, लेकिन ये चीज़ें पहले भी बहुत बोली गई हैं, लेकिन इसके लिए कुछ बोला नहीं गया है कि हम इतने फंड देंगे या फिर उनके लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या लेंगे। मतलब कुछ लिखित में तो ऐसा दे दिया, लेकिन करेंगे क्या, कैसे करेंगे, वो नहीं बताया है। ओके, ऊपर से देखिए एक इशू आता है जो मैंने अभी डिस्कस किया था, ब्रेन ड्रेन का। इस पे काफ़ी कम अटेंशन आया था पॉलिसी पे कि इसको कैसे टैकल करोगे आप, है ना। बोल तो दिया कि ये करना है वो करना है, लेकिन ये इशू भी आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन कैसे उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हमारी पारंपरिक नॉलेज जो ज्ञान है उसके ऊपर ध्यान कम है, जैसे कि हमारे ट्राइबल्स का, ओके, और जैसे जो हमारी जनरेशन से जो घरेलू उपचार चलते आ रहे हैं वो चीज़ें उस पर कम है, ध्यान कम है। वन साइज फिट ऑल अप्रोच, इसमें एक इशू ये आ जाता है कि ये कहते हैं कि हर एक सेक्टर के लिए एक जैसी पॉलिसी। अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ पॉलिसी लगाई तो उसको हम फार्मास्यूटिकल वाली दवाइयों वाली सेक्टर या इंडस्ट्री में थोड़ी ना लगा सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ है कि सेक्टर जो अलग अलग भारत में सेक्टर्स हैं उनमें जो इनोवेशन है उसको कैसे हैंडल करनी है वो थोड़ा बताया नहीं गया है। ओके, सो ये था इसका क्रिटिसिज्म। अभी ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है और इतना मैंने डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि हाल ही में न्यूज़ आई है कि एक न्यू नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी बनने वाली है 2020 की। ओके, ये जो होगी ये हमारी 5th पॉलिसी होगी ऐसी। ओके, 5th STIP पॉलिसी। और ये कैसे, देखो अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कोविड-19 के टाइम पे बन रही है। तो ये चीज़ तो पहले हुई नहीं थी, पैंडमिक, है ना। इतना पुराना तो स्पेनिश फ्लू ही है इसके जैसे, मतलब पुरानी चीज़। तो कोविड-19 के दौरान जो ये चीज़ बनाई जा रही है, तो इसमें जो भी हमने लेसन सीखे हैं, गलतियाँ करी हैं, जो भी हमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाई जाएगी। तो जो ये पैंडमिक हुआ है इससे सीखे हुए लेसन्स को हम इसमें रखेंगे और आत्मनिर्भर भारत का अभी जो एम है सरकार का, जो उसमें सरकार की इच्छा है बनाना, तो उस चीज़ को भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे कि आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। कैसे बना सकते हैं आप खुद ही सोचिए। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ओके, और लोगों को पढ़ाना है, उसके अंदर लोगों को बढ़ाना है, लोगों की अमाउंट बढ़ानी है ना, तादाद जो है वो बढ़ानी है। तो जैसे उसको क्या आप बोल सकते हो, वर्क फोर्स। ओके, उसके बाद सबसे अच्छी बात है एक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारे यंग लोग हैं, ओके, वर्किंग एज पॉपुलेशन उसको बोलते हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, ओके, वो बहुत है, तो उसको यूज़ करना है। ओके, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ये पॉलिसी बनाई जाएगी और इसका भी इसलिए ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, कैसे भी तोड़ मरोड़ के आए, आपको मैंने बता दिया पॉलिसी क्या है, क्यों वो लाई गई थी पॉलिसी, क्रिटिसिज्म क्या है, और ये इसका अभी नई पॉलिसी का
डिसीजन हुआ है। इसके बाद अभी अब तक तो हमने क्या देखा, क्रिटिसिज्म देख लिया, पॉलिसी देख ली, गवर्नमेंट अफेयर्स देख लिए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है और क्या कर सकते हैं। हमने ऊपर डिस्कस किया था ना कि गवर्नमेंट और एडिशनल स्टेप्स। गवर्नमेंट स्टेप्स तो हो गए जो एक स्कीम्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं। अब आते हैं एडिशनल स्टेप्स पे। तो एडिशनल स्टेप्स जो हैं, इसका मतलब और अलग से आप क्या कर सकते हो, है ना। बाकी तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कर दिया, और आप क्या बोल सकते हो, आपके क्या सोल्यूशंस हैं, ये आंसर में आपको काम आएगा। और ये आप एसए में भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आएगा, एजुकेशन के ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखिए सीधे सीधे तो नहीं हो पाएगा दूसरे एसए में, थोड़ा सा आप लेकिन इसको तोड़ मरोड़ के अपनी अक्ल लगा के उस टाइम पे आंसर बना सकते हो। मैं आपको इतना मटेरियल दे दूंगा। ओके, तो पहला पॉइंट तो यही है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है हमारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो उसको सीएसआर के थ्रू किया जाए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि प्राइवेट का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती और हर चीज़ प्राइवेट भी नहीं कर सकता। तो प्राइवेट से एक जो सीएसआर होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको जो रूल के हिसाब से 2% इन्वेस्ट करना होता है पिछले 3 साल का प्रॉफिट। ओके, तो ये उनको इन्वेस्ट कराना है, और इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करिए। जैसे कोई कंपनी है वो बैंगलोर में है, या फिर किसी किसी कंपनी का, जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, ओके, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो अपना प्रॉफिट जो है और दूसरे कंपनीज के प्रॉफिट को मिला के एक अपना एक पूल बना सकता है, पूल ऑफ फंड्स, है ना। उसको फिर वो रिसर्च में छोटे छोटे कंपनीज जो है जो इनोवेशन कर रही हैं उनमें दे सकता है। तो कैसे, जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो एक तरीके से एक ग्रुप बना सकती हैं और उसके अंदर पैसा डाल सकती हैं। एक फंड बन सकता है या फिर एक कोई फाउंडेशन बन सकती है, उसके थ्रू आप एक जो कंपनियां R&D कर रही हैं उस फील्ड में आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। ओके, सेकेंड पॉइंट ये आता है कि भारत को अपनी साइंटिफिक डायस्पोरा, जो हमारे लोग बाहर हैं, उनके साथ मिलके और काम करना चाहिए और इनोवेशन लानी चाहिए भारत के अंदर। कैसे, बेसिकली उनको वापस थोड़ा बुलाना पड़ेगा। ओके, और आजकल तो ये थोड़ा आसान भी हो गया है क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है अब उतनी वीक नहीं रही है। हमारा जो रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में वो बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जॉब्स भी मिल रहे हैं। ओके, हाई पेइंग जॉब्स, है ना, अच्छी कमाई के साथ। तो इंडिया की इकोनॉमी है वो वीक नहीं रही है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे यूएसए वगैरह में एंटी इमिग्रेंट, मतलब जो वहाँ पे बाहर से लोग आए हुए हैं, उस देश में बसे हुए हैं, उनके खिलाफ फीलिंग्स नेगेटिव होती जा रही हैं। ओके, सो इस वजह से भारत के अंदर वापस आ रहे हैं लोग। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं बाहर से रिटर्न आके यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। ओके, तो ये जैसे, और इसके लिए गवर्नमेंट, यही देख के गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम्स भी निकाली हैं, जैसे इंस्पायर है, वज्र है। ये निकाली क्यों है, ऑल्दो लोग तो देखिए लोग तो आ रहे हैं, तो स्कीम के निकालने का फ़ायदा है क्योंकि उनको थोड़ा सा उनको इंसेंटिव तो देना पड़ेगा। ओके, ताकि और आ जाएं। कुछ कुछ लोग तो हार मान के आ रहे हैं या मुसीबत से झेल के आ रहे हैं, है ना। तो वो लोग जो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं बाहर, उनको भी बुलाना है। ओके, तो उनके लिए भारत सरकार ने ऐसे स्कीम्स निकाली हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिशन ड्रिवन अप्रोच टू R&D। मिशन ड्रिवन क्या होता है, जैसे कि किसी चीज़ को बहुत ही अकाउंटेबल वे में करना। मतलब मिशन क्या होता है, जैसे आप देश में किसी, अभी जैसे लोगों ने उरी तो देखी होगी, उसमें जब मिशन होता है तो क्या होता है, उनके पास एक गोल होता है, एक टाइम होता है। ओके, और एकदम फोकस रहता है उस चीज़ पे, ध्यान रहता है, जैसे अर्जुन का तीर मारने का ध्यान। तो वैसे गोल होता है, एक टाइम होता है, फोकस होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है कि अगर आपने नहीं किया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि काम चल रहा है, चलता है, एटीट्यूड नहीं चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मिशन ड्रिवन रहना पड़ेगा, फोकस्ड अप्रोच रहेगी। R&D कि लेकिन किस में करेंगे R&D, है ना, कोई चीज़ें तो चूज़ करनी पड़ेंगी ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये लिखना है कि जो अपकमिंग एरियाज़ हैं, जैसे हमें एग्रीकल्चर में चाहिए R&D,
हमें जीन रिलेटेड चीज़ों में चाहिए, जैसे स्टेम सेल वाली चीज़ें हैं। ओके, 3 पेरेंट्स बेबी है, ये बाहर हो रहा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। साइबर फिजिकल सिस्टम, ये एक नई चीज़ आई है। इसमें क्या होता है, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो किसी और चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जैसे अभी कई लोगों के हाथों में प्रॉब्लम होती है या फिर उनके हाथ कट जाते हैं, तो एक प्रोस्थेटिक करके चीज़ होती है, जैसे हाथ लगा देते हैं उनके ऊपर एक मशीन का, तो अपने वो ब्रेन के, मतलब जो ब्रेन होता है उसके सिग्नल्स के थ्रू वो उस आर्म को या फिर लेग का जो प्रोस्थेटिक होता है, जो नकली चीज़ होती है, जो मशीन होती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये अभी डेवलप हो रहा है, तो ऐसा कुछ ये चीज़ आप मान सकते हो। ठीक है, तो मिशन ड्रिवन अप्रोच रखनी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। फ्रूगल इनोवेशंस, अभी भारत में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा लोकल जुगाड़ होते हैं। ओके, लोकल जुगाड़ जैसे आपको पता ही होगा, किसी ने जैसे सॉरी एक बहुत अच्छा सिस्टम किसी ने बनाया था कि एक पुली सिस्टम बनाया था। उसमें क्या था, वो शॉप और बहुत ही ऐसे कोई गांव में बनाया था कि उसने एक एंड पे टोकरी बांध दी थी और उसके ऐसे करके एक सिस्टम बनाया था, और यहाँ से लोग सामान लेते थे। तो यहाँ से टोकरी चल के जाती थी यहाँ पे, और वो सामान उठाते थे, पैसे रखते थे टोकरी में, फिर वो एक बटन दबाता था, टोकरी वापस आती थी यहाँ पे शॉपकीपर के पास। तो ये फ्रूगल इनोवेशन है। ओके, और एक और कैसा था, महाराष्ट्र में किसी ने कोविड के टाइम पे स्टीम के लिए बना दिया था स्टीम बार, तो वो भी एक इनोवेशन है ना। तो हमें क्या करना है कि हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो लोकल चल सकते हैं और चलने भी चाहिए, और फिर हम उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं, उनको कॉपी करके मॉडल बना सकते हैं उनका दूसरे स्टेट्स के लिए, जो दूसरे गांव हैं उनके लिए। ओके, तो हमें ये जो फ्रूगल इनोवेशन है, जो जुगाड़ इनोवेशन है, इसको प्रमोट करना है, इसको सपोर्ट करना है, इसका साथ देना है। और ये कैसे कर सकते हैं, सीधी सी बात है, हर चीज़ किससे रिलेटेड होती है, फाइनेंस से। अब एक टर्म होती है फंड फंक्शनरीज, ये यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ये पंचायती राज से एक चीज़ उठाई गई है, 3F, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। तो मैं सिर्फ यहाँ पे फंड्स की बात कर रहा हूँ, तो फाइनेंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं आप कि डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड जो है उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये नॉन लैप्सेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक साल यूज़ नहीं किया तो अगले साल ख़त्म हो गया, जैसे MP लैड्स है वो लैप्सेबल होता है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो रिटर्न आएगा ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, UPSC में हम बहुत पढ़ते हैं कि कोई सब्जेक्ट कितना पढ़ना है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पे कितना टाइम देना है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए ये नॉन लैप्सेबल रहने दो और इसको यूज़ करते रहो डिस्ट्रिक्ट में ही, वहाँ पे जो लोकल इनोवेशन है, जो लोकल फ्रूगल इनोवेशन है, उसको सपोर्ट करने के लिए। आखिरी पॉइंट पे आते हैं कि इन्वायरमेंट को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, मैंने भी कुछ इश्यूज डिस्कस किए थे ऊपर आपके साथ। तो अभी देखिए क्या है कि भारत में थोड़ा जो साइंटिफिक गवर्नेंस है उसमें हायरार्की कम होनी चाहिए। ओके, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि रिस्क लेने का, जैसे कल्चर का था ना पार्ट, कि रिस्क ही नहीं है कल्चर में, तो वो होना चाहिए। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, या जो मिनिस्ट्री है, उसमें साइंटिस्ट को और मिलाना चाहिए, ताकि वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करें और उनके साथ मतलब साइंटिस्ट को भी आपको पावर देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। एक और पॉइंट होता है कि साइंटिस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन का इतना नॉलेज नहीं होता है, जैसे कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको साइंस का इतना नॉलेज नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री अफेयर है, मतलब एक जो किसी के पास नहीं है वो दूसरे के पास है। तो ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिसी बनानी है, लेकिन पॉलिसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बनानी है, तो सीधी सी बात है दोनों को मिल बांट के चलना पड़ेगा। तो ये 2-3 पॉइंट हैं कि जैसे इन्वायरमेंट कैसे इंप्रूव किया जाए, कि कल्चरली हम एक्सेप्ट करें कि हाँ, इट इज़ ओके टू फेल, आप फेल हो सकते हो, आप काम तो करो, ट्राई तो करो। ओके, उसके बाद यंग साइंटिस्ट जो हैं और जो और साइंटिस्ट मिलने चाहिए जो पॉलिसी मेकिंग में आए। ओके, हमें एक कल्चर रखना पड़ेगा। और एक और चीज़ है कि कल्चर किस चीज़ का, एक्सीलेंस का, और
साइंटिफिक टेम्पर का। एक जैसे एक किताब है ना आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, वैसा हमें बनना पड़ेगा। उसी से देखिए सवाल पूछोगे तभी जवाब मिलेंगे और तभी रास्ता आगे बढ़ेगा। ऐसे हम अगर लोगों की बात मानते रहें हर चीज़ पे तो वो बात नहीं चलेगी। ओके, और ये सीधी सी बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा है, तो ये आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं। ओके ओके ऑलराइट, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताना चाहूँगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए सोसाइटी का एटीट्यूड एक तो चेंज करना पड़ेगा। पेरेंट्स और जो टीचर्स होते हैं उनको देखना पड़ेगा कि जो यंग बच्चा होता है, जैसे MS धोनी के टीचर ने देखा था ना उनको, तो वैसे ही टीचर्स को ये भी देखना पड़ेगा कि ये बच्चा साइंस में या बच्ची जो है जो साइंस में मैथ्स में अच्छी है क्या। तो उन चीज़ों को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, और ये सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, घर की भी बात है। ओके, और यही चीज़ फीमेल्स पे भी अप्लाई होती है कि अगर कोई लेडी रिसर्च करना चाहती है, कोई लड़की और पढ़ना चाहती है, उसको पढ़ने दो, उनको परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। वुमेन एम्पावरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 50% अगर लोगों को आप पढ़ने से ही रोक दोगे साइंस में आगे, तो फिर रिसर्च कहाँ से आगे बढ़ेगी, रिसर्च करने वाले कहाँ से आएंगे। हमने अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली ना, है ना। तो एक ये चीज़ हो गई, और उसके बाद एक चीज़ होती है कैच देम यंग, कि मतलब छोटी उम्र से ही उन बच्चों को पकड़ा जाए। ये हमने स्पोर्ट्स में, हम स्पोर्ट्स में इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, तो ये यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि जो टैलेंट है बच्चे का अगर छोटी उम्र में पकड़ लिया जाए, और उसका जैसे एथिक्स में एक चीज़ होती है एप्टीट्यूड, उसके अंदर में ये इसका मतलब ये होता है कोई काम करने की क्षमता। तो क्षमता तो नहीं बोल सकते, बट उसकी एक, उसके अंदर एक शक्ति है इस चीज़ को करने की। मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे कुछ कुछ लोग बहुत से ड्राइवर होते हैं, है ना। अभी सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो उनका जल्दी आइडेंटिफाई हो गया था, तो वैसी ही चीज़ है। तो कैच देम यंग वाला एक फंडा है कि उस एप्टीट्यूड को तुरंत जितना जल्दी हो सके बच्चे का आइडेंटिफाई किया जाए, और उसको यूज़ करके हम क्या करें, एक साइंटिफिक बनाए, सॉरी साइंटिस्ट बनाए उनका, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट किया जाए। ये कैसे होगा, गवर्नमेंट या PPP के थ्रू फंड्स, है ना। और एक और चीज़ होती है जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ओके, ओलंपियाड्स होते हैं, तो इनके थ्रू बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए। तो क्या हो गया, कैच देम यंग, इसमें क्या दो पार्ट हो गए, आइडेंटिफाई करो, उनको पहचानो, उनको पकड़ो, मेरा मतलब आइडेंटिफाई करो बचपन में ही आप देख लो, और सपोर्ट करो। ओके, तो ये चीज़ हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई लोग मिस कर जाते हैं, तो ये थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये हर जगह आप जोड़ सकते हो कि सोसाइटी का एटीट्यूड देखो आप बहुत चीज़ों में चेंज कर सकते हो। कैच देम में यंग में क्या होता है, एक स्पोर्ट्स का हो गया, एक यहाँ पे अप्लाई हो गया। ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें क्या है, देखिए मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, वहाँ के दूसरे देशों को विकास होने में मदद कर रहे हैं, है ना। तो ये सही है गलत, ये डिस्कस नहीं हम करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे गवर्नमेंट की तरफ से रोका जा रहा है, या फिर वो क्या कर रही है इस चीज़ को रिवर्स करने में, उल्टा करने में इस चीज़ को। ओके, ये DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो वज्र क्या है, ये एक स्कीम है जिसमें हम चाहते हैं कि जो लोग बाहर जा रहे थे उनको रोका जाए। कैसे, अभी आप खुद ही सोचो। फंडिंग, जैसे मैंने कहा, हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है। फंडिंग देंगे और उनको फैसिलिटीज़ देंगे। जैसे अभी याद है ऊपर मैंने डिस्कस किया था 3F, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। ओके, तो उसमें एक चीज़ ऐसे आती है फैसिलिटीज़, तो वो चीज़ भी आप उनको प्रोवाइड करो, सैलरी भी आप ढंग की दो, तो क्यों नहीं रुकेगा इधर। अगर उसको इन्वायरमेंट और सैलरी दोगे, और क्या चाहिए एक साइंटिस्ट को, है ना। तो वो यहाँ पे रिसर्च करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है टीचर एसोसिएट फॉर रिसर्च एक्सीलेंस। अब इसमें क्या था, इनको भी एक फेलोशिप दी जा रही थी टीचर्स को, ये स्पेशली टीचर्स के लिए है। अगर टीचर्स को रिसर्च करना है तो उनको फेलोशिप ऑफर करी जा रही थी कि आप करिए रिसर्च के लिए, हम आपको प्रमोट करते हैं, आपको फेलोशिप मिल जाएगी।
और फेलोशिप भी देखो कहाँ कहाँ मिल सकती है, NITs में, ओके, CSIR में, IIT में, IICs में, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। तो ऐसी ऐसी जगह उनको फेलोशिप मिल सकती है, और ये वर्किंग लोगों के लिए, वर्किंग टीचर्स के लिए है, तो उनको ना अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और उनको रिसर्च करने का भी मौका मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। इनमें ये उनके लिए है जिन्होंने PhD कर ली है। ओके, इन लोगों ने PhD कर ली है और ये बाहर जाना चाह रहे थे, बट इनको गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, आप यहीं नौकरी करिए, आप यहीं पे अपनी रिसर्च का रिजल्ट बनाइए, जो आपने सीखा है उसको यहीं अप्लाई करिए। ओके, नेक्स्ट है एक मनक करके प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होता है कि ये चाहते हैं कि 5 लाख स्टूडेंट तक रीच किया जाए, 5 लाख स्टूडेंट तक पहुंचा जाए, ताकि वो इनोवेशन पे ध्यान दे पाएँ। और ये कैसे करेंगे, ये उसके लिए अवार्ड्स देंगे। तो अवार्ड्स में क्या होगा, 5 लाख स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आप कोई भी इनोवेशन अपना भेजिए, और उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे टू रिकग्नाइज देयर इनोवेशन। ओके, इट डजेंट मैटर, और ये किसी भी इनोवेशन में हो सकता है, कोई घर का ही चीज़ के लिए हो सकता है, या किसी लेबर के लिए भी हो सकता है, और सोसाइटी में कुछ भी काम आ जाए ना उसके लिए। ओके, आखिर में हम आते हैं इंस्पायर स्कीम पे। ओके, इसमें क्या था, बेसिकली ये उनको एक तरीके से, जैसा नाम है इसका, इंस्पायर करना था लोगों को कि आप साइंस में आके कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ नया करिए, कुछ इनोवेशन करिए। और इसमें क्या था कि टैलेंट को एक तो पहले बुलाया जाए, उसको अट्रैक्ट किया जाए, ओके, और उसको फिर रिटेन किया जाए, मतलब रोका भी जाए, और उनको मतलब एक तरीके से रुझाया भी जाए और रोका भी जाए। तो इससे क्या होगा, एक वो बनेगा, ह्यूमन रिसोर्स पूल बनेगा। उससे क्या है कि हमारी R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, उसमें फ़ायदा होगा, तो हमें किसी दो और देश पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ओके, तो ये स्कीम्स थी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एफर्ट है कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो लोग हमारे बाहर जा रहे हैं, उनको या तो रोका जाए या वापस बुलाया जाए। ओके, तो ब्रीफली एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। पहले तो ये देखना है कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, उसमें हमने 3-4 पॉइंट्स पढ़े। ओके, हमने पास्ट में देखा क्या है, डिटेल में हम अलग से एक सेक्शन में देखेंगे। अभी क्या चल रहा है हमने वो देखा, हमने फैक्ट्स देखे, हमने एनालिसिस देखा, हमने डिफरेंट सेक्टर्स को देखा। उसके बाद हमने इश्यूज देखे कि क्यों हमारे यहाँ साइंटिफिक टेम्पर या रिसर्च पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। उसमें हमने एक फ्रेमवर्क में उसको पढ़ा, हमने अंधाधुंध नहीं पढ़ा, कुछ भी 10 पॉइंट्स नहीं पढ़ा है, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया। सोल्यूशन क्या है उसको भी मैंने आपको दो एक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है, जिसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें ये इतनी सारी स्कीम्स हैं। ये मेजर मैंने स्कीम्स लिखी हैं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये पूरी नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद हमने पॉलिसी देखी, और साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी हमने इसको देखा, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उसमें भी मैंने आपको फ्रेमवर्क के हिसाब से पढ़ाया। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है, उसके बाद ये क्यों न्यूज़ में है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि एडिशनल स्टेप्स क्या ले सकते हैं, ये भी आप कीवर्ड्स के थ्रू याद कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि रिवर्स करना है किसको, ब्रेन ड्रेन को, उसके लिए क्या स्कीम चलाई गई हैं। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।